बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, आज हम चैप्टर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन विच इज़ नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, गिव अ रीज़न ऑफ योर सिलेक्शन। कि एक ऐसी एग्जांपल देनी है वाइब्रेटरी मोशन की जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन ना हो, यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेटरी मोशन तो कर रहा है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहा। तो इसका आंसर ये है कि अगर एक बॉल हो हमारे पास, या कोई भी बॉल ही वैसे कंसिडर करें, उस बॉल को हम एक परफेक्टली इलास्टिक सरफेस के ऊपर, यानी कि जैसे बॉल हो हम फ्लोर के ऊपर फेंकें तो फ्लोर के ऊपर अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर देती है, तो उसकी जो मोशन है वो वाइब्रेटरी मोशन होती है, और उस मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। ठीक है, अब उसकी रीजन क्या है? उस केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स F है वो इक्वल होती है उसके वेट के। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके मेन पोजीशन की तरफ लेकर जाती है। जैसे मैस स्प्रिंग सिस्टम है, जब जो आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा हुआ है, तो उन केसेस में सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑब्जेक्ट पे जो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो ऑब्जेक्ट को मेन पोजीशन की तरफ लेकर जाती है, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो रही होती है। यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो उसके वेट की इक्वल है। ठीक है, और कंडीशन क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए? F प्रोपोर्शनल होना चाहिए -x के। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जब बॉल बाउंस होती है तो हर टिप के साथ वो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाता है, यानी कि पहले बाउंस हो के अगर वो यहाँ तक गई, दूसरी बार उससे थोड़ा नीचे जाएगी, तीसरी बार उससे थोड़ा नीचे, ऐसे करते 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 वो बिल्कुल डाउन आ जाती है। तो इस केस में अगर आप देखें तो एक उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता जा रहा है, और दूसरा एम्पलीट्यूड डिक्रीज होना मामला नहीं है, वो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी होता है एयर रेजिस्टेंस की वजह से, लेकिन मेन इशू हर बार उसकी जो मेन पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, हर बाउंस के साथ उसका मेन पोजीशन चेंज हो जाता है। जब मेन पोजीशन चेंज हो जाएगी तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रहेगी। वो ऑसिलेट तो कर रहा है, वो वाइब्रेट तो कर रहा है, लेकिन उसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। तो ये हमारे पास एग्जांपल है कि एक बॉल को अगर फ्लोर पे बाउंस करवाएं तो वो जो हमारे पास मोशन होती है उस मोशन में वाइब्रेटरी मोशन मौजूद है, लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, at extreme position velocity is 0 but acceleration is maximum in simple harmonic motion, how can you theoretically explain it? कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलरेशन मैक्सिमम है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, तो इसको हम थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? तो बात यह है कि हमारे पास जब सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है तो मैस स्प्रिंग सिस्टम में ये मेन पोजीशन O है, ये A एक्सट्रीम पोजीशन है और ये B एक्सट्रीम पोजीशन है। अब पहले हम वेलोसिटी की बात करते हैं कि वेलोसिटी क्यों 0 होती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो ये ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ बढ़ता है तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि वो रेस्ट में आ चुका है, रेस्ट में आ चुका है। वैसे भी ऑब्जेक्ट O से A की तरफ जाता है या B की तरफ जाता है तो एक्सट्रीम पोजीशन के पे जाकर ये कुछ देर के लिए रुकता है। जब रुकेगा तो डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। दूसरा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्यों होता है? तो हम ये जानते हैं हुक्स लॉ के मुताबिक F प्रोपोर्शनल होता है -x के, यानी कि डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा मेन पोजीशन से, फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स भी उतनी ज्यादा होगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन हमारे पास A है, मैक्सिमम पोजीशन है O पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस है। जब डिस्टेंस मैक्सिमम है तो डेफिनेटली फोर्स भी एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगी। फोर्स मैक्सिमम है तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपने पढ़ा था कि अगर जो फोर्स होती है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है और एक्सेलरेशन उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब फोर्स मैक्सिमम है तो डेफिनेटली इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। तो इस वजह से जो एक्सट्रीम पोजीशंस है उन पर वेलोसिटी 0 होती है और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट विल बी हैपन टू
acceleration of mass spring system if its mass is doubled. अगर mass spring system में mass को डबल कर दिया जाए तो acceleration पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी होता है वो F इक्वल टू ma से, जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसके मुताबिक एक्सेलरेशन अगर हम उस इक्वेशन से फाइंड करें तो a इक्वल आ जाती है F ओवर m के। इसका मतलब ये है कि अगर फोर्स कांस्टेंट रहे तो F a इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है मास के। अब ये शो कर रहा है कि अगर मास स्प्रिंग सिस्टम का जो मास है उसको हम डबल कर दें तो उससे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। और उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था कि मास स्प्रिंग सिस्टम में एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर मास डबल कर दिया जाए। तो वो हमने इक्वेशन के जरिए से प्रूव किया है कि मास अगर डबल कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, A simple pendulum has time period t. What will happen to its time period if its thread length is shortened to half? Simple pendulum का time period t है। What will happen to its time period? उसका time period क्या हो जाएगा अगर जो thread की length है वो half कर दी जाए? तो हमें ये मालूम है कि time period जो होता है simple pendulum का वो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी है। कंडीशन ये दी गई है कि थ्रेड की जो लेंथ है उसको हाफ कर दिया जाए। तो हम सपोज करते हैं कि जो न्यू थ्रेड की लेंथ आएगी वो एल प्राइम आ जाएगी, तो ये आ जाता है एल बाई 2 जो कंडीशन है, यानी कि ओरिजिनल लेंथ से हाफ हो जाएगी। तो टी प्राइम इक्वल आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल प्राइम ओवर जी के। ये हमारे पास न्यू टाइम पीरियड आएगा। एल प्राइम की जगह पर ये जो कंडीशन है इसकी लेंथ को हाफ कर दिया, तो वो हमने पुट की, सिंप्लीफाई करते हैं। टी प्राइम इक्वल आ जाता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर 2 जी इक्वल टू ये 1 एल ओवर जी है ना, इसको सिंप्लीफाई किया तो एल ओवर 2 जी आ गया। जहां से अंडर रूट 1 ओवर 2 हमने बाहर लिख दिया, अंडर रूट एल ओवर जी रह गया। अंडर रूट 1 ओवर 2 को 2 पाई से भी पहले लिख देंगे तो ये सारा ब्रैकेट में लिख दिया 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी हमारे पास टी के इक्वल था, तो ये 1 ओवर अंडर रूट 2 टी आ जाता है, यानी कि टी प्राइम आ जाता है 0.707 टी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर थ्रेड की जो लेंथ है उसको हम हाफ कर दें तो जो टाइम पीरियड है वो 0.707 टाइम्स द ओरिजिनल टाइम पीरियड आ जाता है। यानी कि इतना इफेक्ट पड़ जाएगा, टी की वैल्यू जो भी होगी वो हम जहां पे पुट करेंगे तो वो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, A simple pendulum has time period of 4 सेकेंड। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 4 सेकेंड है। Will its time period remain same or change if its steel bob is replaced by wood bob of same size? उसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर स्टील बॉब को रिप्लेस करके वुड बॉब सेम साइज का अटैच कर दिया जाए। सेम साइज कहा है, सेम मैस नहीं कहा। मैस भी कहते तो तब भी वही आंसर था जो यहाँ पर मैंने नोट किया है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हमारे पास होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब ये हमारे पास क्या शो करता है कि टाइम सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो मैस के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा होता, कहीं भी फार्मूले में एम नहीं है। तो इसका मतलब है जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड नहीं कर रहा मैस पे। जब मैस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो मैस बॉब का जो मर्जी हो टाइम पीरियड सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हम वुड बॉब यूज करें चाहे हम स्टील बॉब यूज करें, जो भी हम यूज करें, जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम मैसेज आर अटैच टू डिफरेंट स्प्रिंग्स। सेम मैसेज अटैच किए गए हैं डिफरेंट स्प्रिंग्स के साथ। वन इज वाइब्रेटिंग फास्टर, वाई? उनमें से एक ज्यादा जल्दी मूव कर रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा? अच्छा, फास्ट मूव करने से मुराद यह है कि उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो चुकी है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी मैस स्प्रिंग सिस्टम की हमारे पास है F इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट K ओवर M। अब ये इक्वेशन हमें ये शो करती है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो K स्प्रिंग कांस्टेंट और M मैस पे डिपेंड कर रही है। कंडीशन ये दी गई थी कि मैसेज जो है वो सेम है। सेम मैसेज का मतलब ये है कि मैस कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि स्प्रिंग कांस्टेंट K डिफरेंट होगा
जब मैस सेम कर दिया है दोनों मैसेज के लिए तो स्प्रिंग कांस्टेंट के डिफरेंट होगा। तो अब स्प्रिंग कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी और उसकी वाइब्रेट करने की जो स्पीड है वो भी ज्यादा होगी। तो उन्होंने रीजन पूछी थी, तो वो बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट के पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, A simple pendulum has time period T in Murray. In Karachi, it has different time period. What would you do to make its time period same as it was in Murray? कि पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड T मरी में कुछ और है और कराची में कुछ और है। उनके टाइम पीरियड को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो बेसिकली हम टाइम पीरियड को अगर हम उसके फार्मूले पे गौर करें तो T इक्वल टू 2π√L/G है। अब ये टाइम पीरियड दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब जो G की वैल्यू है, मरी ज्यादा हाइट पे है तो वहां पर G की वैल्यू ज्यादा होगी, और जो कराची है वो नहीं, मरी हाइट पे है तो G की वैल्यू कम होगी, और कराची डाउन है, अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस के नजदीक G की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो कराची में ज्यादा है G की वैल्यू और मरी में कम है। G की वैल्यू तो चेंज हो गई, ठीक है। अब G की वैल्यू को हम कांस्टेंट रख भी नहीं सकते क्योंकि डेफिनेटली वो अल्टीट्यूड के साथ चेंज होती है। हम फिर इस G की वैल्यू को बैलेंस करने के लिए, यानी कि टाइम पीरियड हमारे पास सेम आए, हमें क्या करना पड़ेगा? L की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो हम उस सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है उसको चेंज करके हम क्या कर सकते हैं? टाइम पीरियड जो है वो कराची और मरी में सेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, What will happen to the frequency of waves in a ripple tank if time period of electrical vibrator is decreased? What will happen to the wave speed? कि फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? रिपल टैंक में जो वेव्स जनरेट होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर टाइम पीरियड इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर का डिक्रीज कर दिया जाए, और वेव स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी बताना है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। हम ये जानते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, यानी कि T इक्वल टू 1/f। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर है उसका टाइम पीरियड डिक्रीज कर दिया जाए तो उसकी वेलोसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी जाएगी। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। दूसरा पूछा था कि व्हाट विल हैपन टू द वेव स्पीड। तो हम ये देखते हैं कि v इक्वल होता है f लैम्डा के। f हमारे पास 1/t के इक्वल होता है ऊपर वाली इक्वेशन के मुताबिक। तो ये लैम्डा 1/t इंटू लैम्डा आ गया, यानी कि v इक्वल आ गया λ/t के। अब यहां से वेलोसिटी और जो टाइम पीरियड है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो टाइम पीरियड का क्या कंडीशन दी थी कि उसको डिक्रीज किया। जब टाइम पीरियड हम डिक्रीज कर देंगे तो उसका इफेक्ट ये होगा कि वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, Why do water waves refract at boundary of shallow water and deep water in ripple tank experiment? कि जो वाटर वेव्स हैं वो रिफ्रैक्ट कर जाती हैं शैलो वाटर और डीप वाटर की बाउंड्री पे, उसकी रीजन क्या है? तो बेसिकली जो स्पीड ऑफ वाटर वेव्स है वो डिपेंड करती है डेप्थ ऑफ द वाटर पे, ठीक है। स्पीड वाटर की किस चीज पे डिपेंड करती है? वाटर की डेप्थ पे। अगर स्पीड को रिड्यूस कर दिया जाए, और नहीं, स्पीड तो रिड्यूस तब होगी अगर वाटर जो है वो हमारे पास डीप वाटर से शैलो वाटर की तरफ जाती है, ठीक है। वाटर है डीप, कम गहराई से ज्यादा गहराई से कम गहराई की तरफ जाती है, तो क्या होगा? उसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ ज्यादा गहराई में जो पानी है उसकी स्पीड ज्यादा होती है, तो वेवलेंथ चेंज होगी, वेवलेंथ भी डिक्रीज कर जाएगी लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अब क्या कहा गया है कि डीपर द वाटर, यानी कि गहराई जितनी ज्यादा होगी, पानी जितना गहरा होगा, वेव उतनी ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगी और वो फिर रिफ्रैक्ट कर जाएगी, अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी जब वो शैलो वाटर में एंटर होगी। शैलो से डीपर में एंटर हो या डीपर से शैलोअर में एंटर हो,
गहराई पे वाटर डिपेंड कर रहा होता है, उसकी स्पीड। तो जब वो डेप्थ चेंज होगी तो उसकी वेवलेंथ तो सेम, वेवलेंथ डिक्रीज कर, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। वो डिपेंड करेगा कि डीप से शैलो में जा रही है या शैलो से डीप में। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी और इसके साथ साथ ये रिफ्रैक्ट भी कर जाती है। डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है कि ये हमारे पास लाइन है जहाँ से इस तरफ शैलो वाटर है और इस तरफ डीप वाटर है। तो जब वाटर डीप वाटर था तो ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा था, जो ही शैलो एरिया में एंटर हुआ तो वो उसकी जो हमारे पास स्पीड थी वो लो हो गई। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशंस आर द वेव्स डायफ्रैक्टेड द मोस्ट। किस कंडीशन के तहत जो वेव्स हैं वो डायफ्रैक्ट करती हैं ज़्यादा। तो बेसिकली डायफ्रैक्शन वेव्स की किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है, ओपनिंग ऑफ द ऑब्स्टेकल्स पे, यानी कि उस वाटर के फ्लो के रास्ते में जो ऑब्स्टेकल रखते हैं, जो गैप होता है उस पर डिपेंड कर रही होती है। अब वो गैप कितना हो तो ज़्यादा होगा, वाटर वेव्स डायफ्रैक्ट करेंगी ज़्यादा। तो वेव्स डायफ्रैक्ट करती हैं मोर स्ट्रांगली जब साइज ऑफ ओपनिंग ऑब्स्टेकल लेस देन और इक्वल टू हो साइज ऑफ द वेव लेंथ ऑफ द जनरेटेड वेव्स के, यानी कि जो वेव्स जनरेट हो रही हैं उसकी निस्बत जो ओपनिंग का साइज है वो ऑब्स्टेकल की ओपनिंग का लेस हो या इक्वल हो, तो तब हमारे पास मोस्ट स्ट्रांगली डायफ्रैक्शन होगी। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।